माय लॉर्ड्स, ना ही हम वकील हैं, ना ही अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छे हैं और ना ही हमारे पास कोई डिग्रियां हैं। इसलिए कृपया हमसे किसी बहुत बड़े भाषण की अपेक्षा ना करें। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बयान की भाषा में गलतियों पर ध्यान देने की बजाय लॉर्डशिप इसकी वास्तविक भावना को समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। बाकी सभी पॉइंट्स को अपने वकीलों पर छोड़ते हुए मैं खुद को केवल एक ही पॉइंट तक सीमित रखूंगा। इस केस के लिए यह पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी मंशा क्या थी और हम कहां तक दोषी हैं। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और आपके सामने कोई भी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त नहीं कर सकता जिस मानसिक स्थिति ने हमें एक विशेष रूप से सोचने और काम के लिए प्रेरित किया। हम चाहते हैं कि हमारी मंशा और अपराध का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए। प्रख्यात न्यायविद सोलोमन के अनुसार यदि किसी का उद्देश्य कानून के विरुद्ध ना हो तो उसे अपने अपराध के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम सेशंस कोर्ट में अपना लिखित बयान जमा करवा चुके हैं। वो बयान हमारे उद्देश्य और मंशा दोनों को ही स्पष्ट करता है, लेकिन विद्वान जज साहब ने उस बयान को अपनी कलम के एक फेरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि साधारण तौर पर कानूनी कार्यवाही में इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि अपराध क्यों और कैसे किया गया है। इस देश में अपराध के उद्देश्य का उल्लेख बहुत ही कम किया जाता है। माय लॉर्ड्स, हमारा तर्क ये है कि इन परिस्थितियों में विद्वान जज साहब को हमारी कार्यवाही के परिणाम या फिर हमारे बयान के मनोवैज्ञानिक हिस्से के आधार पर हमें जज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें से किसी भी फैक्टर पर विचार नहीं किया। पॉइंट जिस पर गौर किया जाना चाहिए वो ये है कि हमने असेंबली में जो 2 बॉम्ब्स फेंके थे उनसे किसी को भी शारीरिक या आर्थिक हानि नहीं पहुंची। इसके हिसाब से हमें सुनाई गई सजा न ही केवल कठोर है बल्कि प्रतिहिंसक भी है, बदले की भावना से ग्रस्त है। इसके अलावा अभियुक्त की मनोस्थिति को समझे बिना उसके अपराध के उद्देश्य को नहीं समझा जा सकता और किसी के उद्देश्य को समझे बिना उसके साथ कोई न्याय नहीं कर सकता। यदि हम उद्देश्य को नजरअंदाज करते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े जनरल्स एक मामूली कातिल जैसे लगेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर चोर और धोखेबाज जैसे लगेंगे, यहां तक कि न्यायाधीशों के ऊपर भी हत्या के आरोप लगाए जाएंगे। इस प्रकार पूरी सामाजिक प्रणाली और सभ्यता सिर्फ खूनियों, चोरों और धोखेबाजों में बदलकर रह जाएगी। यदि हम उद्देश्य को नजरअंदाज करते हैं तो सरकारों के पास अपने लोगों और अधिकारियों से बलिदान की अपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उद्देश्य को नजरअंदाज करने से हर धार्मिक उपदेशक को झूठ का प्रचार करने वाला करार दे दिया जाएगा और हर प्रॉफिट के ऊपर करोड़ों सादे और अनभिज्ञ लोगों को बहकाने के आरोप लगाए जाएंगे। अगर हम उद्देश्य को ही अलग रख देते हैं तो जीसस क्राइस्ट एक ऐसे इंसान लगेंगे जिन्होंने उपद्रव फैलाया, शांति तोड़ी और लोगों को विद्रोह करना सिखाया और कानून की नजरों में उन्हें एक खतरनाक व्यक्तित्व माना जाएगा। लेकिन हम उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए हमारे दिलों में महान आदर है और उनकी छवि हमारे बीच अध्यात्म का स्पंदन करती है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य उच्च आदर्शों से प्रेरित थे। उस समय के शासक इन उच्च आदर्शों को समझ नहीं पाए, उन्हें बस क्राइस्ट के बाहरी काम ही दिखाई देते थे। तब से लेकर अब तक 19 सदियां बीत चुकी हैं। क्या हमने इस दौरान कोई भी प्रगति की है? क्या हमें वो ही गलती दोबारा दोहरानी चाहिए? अगर ऐसा है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि मानव जाति द्वारा दिए गए सभी बलिदान और महान शहीदों के सभी प्रयास पूरी तरह बेकार थे और हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम 20 सदियों पहले खड़े हुए थे। कानूनी दृष्टि से भी उद्देश्य का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। आप जनरल डायर का उदाहरण ही ले लीजिए। उसने गोलीबारी का सहारा लेते हुए हजारों मासूम और निहत्थे लोगों को मार दिया, लेकिन आपकी मिलिट्री कोर्ट ने उसको जान से मारने का आदेश नहीं दिया बल्कि उसको लाखों रुपयों का पुरस्कार दिया गया। आप एक और उदाहरण ले लीजिए, श्री खड़क बहादुर सिंह नाम का एक युवा गोरखा जिसने कलकत्ता में एक मारवाड़ी को मार दिया। यदि उसके उद्देश्य को अलग कर दिया जाए तो वो फांसी की सजा का पात्र था, लेकिन उसको कुछ वर्षों की हल्की फुल्की सजा ही सुनाई गई। उसको अपनी सजा पूरी होने से बहुत पहले ही छोड़ भी दिया गया।
क्या कानून में कोई ऐसा बचाव का मार्ग था जिसका फायदा उठा वो मृत्यु दंड से बच गया, या फिर उसके विरुद्ध हत्या का आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाया? हमारी ही तरह उसने भी अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी, लेकिन फिर भी उसको मृत्यु दंड नहीं मिला और आज वो पूरी तरह स्वतंत्र है। मैं योर लॉर्डशिप से पूछना चाहता हूं कि उसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया गया? उसने पूरे आकलन और योजना के बाद अपने अपराध को अंजाम दिया था। उद्देश्य की दृष्टि से उसके एक्शंस हमारे एक्शन से कहीं ज्यादा गंभीर और घातक थे। उसको हल्की सजा सुनाई गई क्योंकि उसकी मंशा अच्छी थी। उसने समाज को एक ऐसे गंदे जोंक से बचाया था जो कई सुंदर जवान लड़कियों की जिंदगी चूस चुका था। केवल कानून की औपचारिकता मात्र पूरी करने हेतु खड़क सिंह को एक हल्की फुल्की सजा सुनाई गई थी। यह सिद्धांत के कानून उद्देश्य का लिहाज नहीं करता एक बहुत ही बेतुका सिद्धांत है। यह कानून के उन आधारभूत सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है जो ये कहते हैं कि कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं। इसी तरह वही मानदंड हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खड़क सिंह को सजा सुनाते समय उद्देश्य का ध्यान रखा गया था, अन्यथा एक खूनी फांसी के फंदे से कभी नहीं बच सकता। क्या हमें कानून के इस सामान्य से लाभ से इसलिए वंचित रखा जा रहा है क्योंकि हमारी कार्रवाई सरकार के विरुद्ध थी, या फिर इसका कोई और राजनीतिक महत्व है? माय लॉर्ड्स, इन परिस्थितियों में कृपया हमें इस बात पर जोर देने की अनुमति दें कि एक सरकार जो इस प्रकार के तुच्छ तरीकों के पीछे शरण लेती है, ऐसी सरकार को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह अस्तित्व में रहती भी है तो थोड़े समय के लिए ही रहेगी, और वो भी अपने सर हजारों लोगों का खून लिए। यदि कानून उद्देश्य को नहीं देखता तो ना ही कोई न्याय हो सकता है और ना ही स्थायी शांति। आटे में जहर मिलाने को अपराध नहीं समझा जाएगा यदि इसका उद्देश्य चूहों को मारना है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना है तो यह हत्या का अपराध बन जाता है। इसीलिए ऐसे कानून जो तर्कों से परे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ही अन्यायपूर्ण कानूनों की वजह से कई महान बुद्धिमान व्यक्तियों को क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ा है। हमारे केस से जुड़े तथ्य बहुत ही सरल हैं। 8 अप्रैल 1929 को हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब्स फेंके और धमाकों के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को हल्की फुल्की खरोंचें आई। चैम्बर में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों आगंतुक और असेंबली के मेंबर्स बाहर भाग गए। केवल मेरे मित्र बीके दत्त और मैं विजिटर्स गैलरी में अपनी सीटों पर बैठे रहे और खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत भी किया। हमारे ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया और हमें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बॉम्ब धमाकों के परिणाम स्वरूप 4 या 5 लोगों को हल्की फुल्की खरोंचें मात्र ही आई थी और एक लकड़ी का बेंच क्षतिग्रस्त हो गया था। हमने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत भी किया था। सेशंस जज ने भी इस बात को माना था कि यदि हमारी मंशा होती तो हम बहुत ही आसानी से वहां से बचकर भाग भी सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय हमने अपने अपराध को स्वीकारा और अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बयान भी दिया। हमें सजा का तनिक भी भय नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमें गलत समझा जाए। ऐसा होने को हम अपनी वास्तविक स्थिति के लिए हानिकारक मानते हैं। हमारे बयान के पूर्ण पाठ्य का उचित अध्ययन करने से यह स्पष्ट होगा कि हमारे अनुसार हमारा देश एक अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आने वाली तबाही को देखते हुए हमने सोचा कि भारी आवाज के साथ एक यथा समय चेतावनी देना उचित होगा, और हमने उस अंदाज में चेतावनी दी जिस अंदाज में हमें सही लगा। लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। हमारी और विद्वान जज साहब की सोच में अंतर भी हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने से रोका जाए और हमारे नाम पर गलत चीजों का प्रचार किया जाए। अपने बयान में हमने विस्तार से बताया था कि लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन और डाउन विद इंपीरियलिज्म से हमारा क्या अर्थ है। यह सिद्धांत हमारे विचारों की जड़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारे बयान से यह हिस्सा पूरी तरह हटा दिया गया। सामान्यतः क्रांति शब्द को एक गलत अर्थ दिया जाता है। हमारा अर्थ वैसा नहीं है जैसा कि आपका है। बम और बंदूकों से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार को विचारों के पत्थर से तेज किया जाता है, और यही वो बात है जिस पर हम जोर देना चाहते थे। हमारे उद्देश्य और लक्ष्य और उनको पाने की प्रक्रिया को समझे बिना ही फैसला सुनाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। माय लॉर्डशिप, समय रहते यह चेतावनी देना बहुत आवश्यक था कि लोगों में व्याकुलता बढ़ रही है, और यदि समय रहते उपचार नहीं किया गया तो एक रोग के बहुत भीषण परिणाम हो सकते हैं। यदि हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई मानव शक्ति इन परिणामों को नहीं रोक पाएगी।
तूफान को उचित दिशा देने के लिए हमने ये कदम उठाया था। हम इतिहास के गंभीर छात्र हैं और हमारा मानना है कि यदि सत्ताधारी शक्तियों ने समय रहते सही कदम उठाए होते तो फ्रांस और रशिया में कोई खूनी क्रांतियां नहीं आई होती। दुनिया की कई बड़ी शक्तियों ने विचारों के तूफान पर काबू पाने का प्रयास किया और वो रक्तपात के वातावरण में डूब गईं। सत्ताधारी लोग धारा के प्रवाह को नहीं मोड़ सकते। हम तो केवल पहली चेतावनी देना चाहते थे। यदि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारना हमारा उद्देश्य होता तो हम उसको प्राप्त करने में कभी भी असफल नहीं होते। माय लॉर्ड्स, हमारी कार्यवाही के पीछे का उद्देश्य और भावना यही थी और कार्यवाही का परिणाम हमारे बयान की पुष्टि भी करता है। एक और पॉइंट है जिस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और वो है हमारे बॉम्ब्स की शक्ति। यदि हमें अपने बॉम्ब्स की शक्ति का अंदाजा नहीं होता तो पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री केलकर और श्री जयकर जैसे अपने महान नेताओं के बीच इन बॉम्ब्स को फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपने इन महान नेताओं की जान को हम खतरे में आखिर कैसे डाल सकते थे? हम कोई पागल नहीं है और यदि होते तो जेल में रखने की बजाय अभी तक हमें किसी पागल खाने में डाल दिया गया होता। बॉम्ब्स की शक्ति का हमें अच्छी तरह ज्ञान था और यही कारण था कि हमने इतने विश्वास के साथ ये काम किया। वो सीटें जो भरी हुई थी उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंकना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन खाली पड़ी सीट्स को निशाना बना उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंकना बहुत ही मुश्किल। यदि हमारा दिमाग खराब होता या हम मानसिक रूप से अशांत होते तो बॉम्ब्स लोगों से भरे हुए बेंचेस पर जाकर गिरते, ना कि खाली पड़े हुए बेंचेस पर। इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि सावधानी पूर्वक खाली जगहों को चुनने में हमने जो साहस दिखाया उसके लिए तो हमें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। माय लॉर्ड्स, इन परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि हमें ठीक से नहीं समझा गया है। हम आपके सामने अपनी सजा को कम करवाने नहीं आए हैं, हम अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का अनुचित बर्ताव नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे बारे में अनुचित बातों का प्रचार होना चाहिए। हमारे लिए सजा का प्रश्न तो अप्रधान है, ये तो कोई महत्व रखता ही नहीं है।